हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइन का रिवीजन करेंगे, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकता है। आपने अधिकतर सभी को यह कहते सुना होगा कि नीट के एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक एक लाइन बिल्कुल याद होती है। तो काफी हद तक ये बात ठीक भी है कि एनसीईआरटी को आप हल्के में नहीं ले सकते, उसको आप छोड़ नहीं सकते, एक भी लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यहां पर मैं आपको यही सिखाऊंगा कि एनसीईआरटी को आपको रीड कैसे करना चाहिए। जब हम एक लाइन को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि इस लाइन पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो जब तक आप क्रिटिकली एनसीईआरटी को नहीं पढ़ोगे तब तक बात समझ में बच्चों आएगी नहीं। हमको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि किस लाइन को पढ़ने के बाद क्या चीज बनती है और उस पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। तो मेरा जो फोकस रहेगा ये रहेगा एनसीईआरटी का रिवीजन। इसमें हम एनसीईआरटी को फटाफट से रिवाइज करेंगे और उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जहां से कि बच्चों क्वेश्चन बन सकता है। चलिए तो फटाफट से तैयार हो जाइए और समझने की कोशिश करिए कि ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यहां पर आपको जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है, मैंने सारी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट कर दिया है जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। अब आपको बताइए इस लाइन में कोई खास चीज नजर आ रही है? आपको एक नाम नजर आ रहा है अरिस्टोटल का, बाकी की बात तो आपको कुछ भी नजर नहीं आ रही है। किंतु बेटा यही आपको ध्यान रखना है, यही लाइन मरवा देगी, मैं बता रहा हूं। नीट वाले क्वेश्चन क्या बना सकते हैं इस पे? हु वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, है ना? किसको याद रहता है यार? ये एक बात बताओ, किसको याद रहेगा ये बात? मेरे को भी नहीं याद रहेगी, है ना, कि कौन अर्लीस्ट था यार, किसने सबसे पहले किया। वो ऑप्शन ही ऐसे देंगे, सोक्रेटिस दे देंगे, एरिस्टोटल दे देंगे, थियोफ्रेस्टस दे देंगे और लीनियस तो देंगे ही देंगे। और जब क्लासिफिकेशन की बात आती है तो लीनियस का ध्यान तो यार ऐसे आ जाता है कि बस पूछो मत, है ना। तो हम लोग ठोक करके आएंगे वहां पर लीनियस और आंसर हो जाएगा गलत। एनसीईआरटी चीख चीख के कह रही है कि ही वाज अरिस्टोटल। तो बेटा नोट कर ले अपनी मेमोरी में अरिस्टोटल का नाम कि ही वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिडंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ही का मतलब वही अरिस्टोटल की बात चल रही है, भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे, कॉपी पे लिख लो। ठीक है, किसने सबसे पहले एनिमल्स को उन दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जिनके पास रेड ब्लड था और जिनके पास नहीं था? कौन को याद रहता है बेटा? किसी को याद नहीं रहेगा। ठीक है, नोट कर ले कॉपी पे अरिस्टोटल। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं तो बात आ जाती है बेटा टू किंगडम पे। तो लीनियस के टाइम में ये जो क्या बोल रहे हैं इसको समझने की कोशिश करो। लीनियस के टाइम में टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। कोई खास बात नहीं है। खास बात ये येलो कलर की लाइन में आपको दे रखी है, दिस सिस्टम डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यानी कि टू किंगडम सिस्टम की वीकनेसेस आपको बताई हैं कि टू किंगडम सिस्टम क्यों सफिशिएंट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवीजन नहीं करता था, क्योंकि जब ये बनाया गया था तब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट जैसी कोई बात ही नहीं थी, कोई जानता ही नहीं था सेल के बारे में। बाद में जब हमें पता लगा कि बेटा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट नाम की भी कोई चीज होती है, ऐसी दुनिया भी है जो आंखों से नजर नहीं आती है, जिसे हम प्रोकैरियोट्स के कैटेगरी में या माइक्रोब्स की कैटेगरी में रखते हैं, तो फिर यह जरूरत महसूस हुई कि यार ये टू किंगडम सिस्टम बढ़िया चीज नहीं है, कुछ और चाहिए। सेल के बारे में जब जानकारी आई तो पता लगा कि यार मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर भी कोई चीज है। तो जब ये जानकारी हमारे पास जैसे जैसे बढ़ती गई, जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती गई, तो वैसे वैसे ये जरूरत महसूस की जाने लगी कि भाई टू किंगडम सिस्टम सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, फिर बाद में यह पता लगा कि भाई फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक वाली बात भी चल रही है, क्योंकि आप लोगों ने पुराना क्लासिफिकेशन कभी देखा हो, हम लोग जब पढ़ा करते थे तो इसी क्लासिफिकेशन से पढ़ाया जाता था कि फंजाई और एल्गी दोनों को साथ में रखा जाता था। जय हो विटकर महाराज की, वो आकर आए और उन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग अलग कर दिया। ठीक है, नहीं तो उससे पहले फंजाई और एल्गी एक ही साथ रखते थे। कोई लॉजिक है? जरा दिमाग लगाओ यार। फंजाई पूरी तरह से नॉन फोटोसिंथेटिक है, खाना पीना नहीं बना सकती, एल्गी खाना पीना बना सकती है, दोनों को एक ही घर में रख रहे हो, मतलब क्या है ना। किंतु रखने के पीछे लॉजिक एक ही था कि दोनों के पास सेल वॉल हुआ करती थी। तो सीधा सा है, जिसके पास सेल वॉल है उसको घुसा दो एक कमरे में जिसका नाम रख दिया प्लांट्स। तो इस तरीके की बहुत सारी गड़बड़ियां थी, तो यह पाया गया कि भाई टू किंगडम सिस्टम इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, बाकी का इन लाइनों में बेटा कुछ है नहीं,
है ना, जिस पर कि कोई क्वेश्चन बने, इसीलिए मैंने इनको छोड़ दिया है। आगे चल लेते हैं, और आगे जब हम चलेंगे तो फिर कहां जाएंगे, अगले वाले पेज पर। अगले वाले पेज पर तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जब आप देख रहे हो कि, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको दिख जाए। ओके, हाँ, अब मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। तो ये जो टेबल है भैया, इसकी तो हर चीज इंपॉर्टेंट है ना। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, देख लेना यार, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। ऐसा घुसेगा दिमाग में कि कभी जिंदगी में निकलेगा नहीं। बहुत साइंटिफिक तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ाया है ना। तो ये सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये वो कैरेक्टर्स हैं, क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन विटकर महाराज ने किया था। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, है ना, ये 5 किंगडम थे। 5 किंगडम सिस्टम लाया गया। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी की लाइनें क्या कह रही हैं। अदरवाइज टेबल तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज टेबल में ऐसी है नहीं जिसे आप छोड़ो। तो 5 किंगडम सिस्टम के बारे में तो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। पहले एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चलते हैं, क्योंकि रिवीजन करना है ना। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आरएच विटकर 1969 है। ईयर वीयर अब पूछे नहीं जाते, छोटे बच्चों की बात हो गई यार, है ना। ईयर वीयर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए। जैसे अपने को मालूम है 1947 में अपना कंट्री जो था वो भाई इंडिपेंडेंट बना, तो वैसे याद रख लो, है ना। तो कुछ चीजें क्रोनोलॉजिकली हमें याद रहती हैं, तो कुछ रहस्य सुलझ जाते हैं, ठीक है। चल भाई, तो 5 किंगडम सिस्टम आरएच विटकर ने प्रपोज किया था, ये सब हमको मालूम है। MPFPA यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का जो पूछा जाता है ना, याद कर लो, कॉपी पे ठोको, कि मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, ये जरूर पूछते हैं। विटकर के जो क्राइटेरिया थे, क्राइटेरिया का मतलब समझते हो यार, देखो कोई भी क्लासिफिकेशन करोगे तो क्राइटेरिया तो तुमको चाहिए ही चाहिए। बिना क्राइटेरिया के आज तक कोई क्लासिफिकेशन दुनिया में किसी ने नहीं किया। मतलब मैं आपको बताऊं, आपकी क्लास में जैसे 40 स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर आती है, कहती है भैया 2 पार्टी बना लो, 2 ग्रुप बना लो, कोई क्लासिफाई कर देती है उनको। तो कोई क्राइटेरिया तो चाहिए। आप पूछोगे मैम कैसे करें, वो बोलेंगे भाई बॉयज अलग बैठ जाओ, गर्ल्स अलग बैठ जाओ। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है, भैया जिसने चश्मा लगा रखा है वो एक तरफ आ जाओ, जिसने चश्मा नहीं लगा रखा वो दूसरी तरफ बैठ जाओ। भैया जो 5 फुट से ऊपर के हैं एक तरफ आ जाओ, 5 फुट से छोटे वाले एक तरफ बैठ जाओ, जो यूनिफॉर्म में है और जो बिना यूनिफॉर्म के हैं। कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है, ये तो केवल मैं तुम्हें थोड़ा सा एंटरटेन करने के हिसाब से बता रहा हूं, बट क्राइटेरिया चाहिए। बिना क्राइटेरियन के कोई क्लासिफिकेशन आज तक नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। अलग अलग क्राइटेरिया से अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाता है। आप देखो क्राइटेरिया, जब हमने जेंडर लिया है ना, तो बॉयज और गर्ल्स अलग अलग हो गए। किंतु जब हमने एकेडमिक ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया कि किसी टेस्ट में 80% प्लस वालों को एक तरफ बिठाया और 80 से कम वालों को दूसरी तरफ बिठाया, तो आप देखिए क्लासिफिकेशन फिर चेंज हो जाएगा, है ना। वही ग्रुप बच्चे हैं, वही ग्रुप है, किंतु क्राइटेरिया को बदलते ही क्लासिफिकेशन का तरीका बदल गया, ग्रुपिंग्स बदल गई, ठीक है ना। तो ये याद बहुत 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 जरूरी है, इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है क्राइटेरिया, क्या थे, नोट कर लो कॉपी पे। सेल का स्ट्रक्चर, इसमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों आ जाएंगे। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, इसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आ जाएगा अपने आप से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइट है, किस तरीके का है वो आपको पता लग जाएगा। रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का क्या मतलब होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी कि कौन किससे बना है, कौन किसका एंसेस्टर हुआ करता था। इस तरीके की जब हम एक नॉलेज को जुटाते हैं, कौन किसके बहुत ज्यादा करीब है, कौन किस लीनिएज में आ रहा है ना, कौन किस परिवार में चलता चला रहा है। जैसे हम अपनी फैमिली वगैरह में देखते हैं ना, बहुत लंबा हम एंसेस्ट्रल हिस्ट्री अपनी जब निकालने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी तक अपन चले गए, है ना। तो फिर अपन निकालते हैं कि भाई ये इस परिवार से है, ये बच्चा इस परिवार का है। तो इस तरह से क्लोजनेस हमें पता लग जाती है, कौन किसके करीब है, कौन किससे दूर है। तो उस तरीके की रिलेशनशिप्स कहलाती हैं बेटा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो इस पर भी अपने को गौर करना है। तो कितने टोटल क्राइटेरिया हो गए, एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे 5 हो गए, है ना। नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर, नंबर 1। नंबर दूसरा हो गया बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, नंबर तीसरा हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 4 हो गया रिप्रोडक्शन, और नंबर 5 हो गया बेटा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। चल तो आगे आ जाते। एक 3 डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड। किसने प्रपोज किया, नहीं दिया गया है ना, तो नहीं याद करना है। एनसीईआरटी में नहीं है तो मतलब नहीं आएगा, जिंदगी में कभी नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जब एनसीईआरटी में नहीं है तो मतलब नहीं है।
दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। अब इसने क्या किया, जो किंगडम मोनेरा था ना उसी को 2 पार्ट में तोड़ दिया। तो टोटल कितने किंगडम बन गए? यदि हम एक किंगडम को 2 किंगडम में तोड़े, यानी कि टोटल हमारे पास 5 है कोई चीज, 1 2 3 4 एंड 5, और इसको हम 2 पार्ट में तोड़ दें तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 हो गए ना। तो इस सिस्टम को हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यह चीज अपने को ध्यान में रखनी है। चलिए, इसके बारे में अभी हमें पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी कह रही है इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। भगवान करे ना पढ़ना पड़े, क्योंकि हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाए और हम डॉक्टर बन जाएं। डॉक्टर बनेंगे तो हम इन सब चीजों को क्यों पढ़ेंगे भैया? ठीक है, तो इसीलिए हमें नहीं पढ़नी है, हम तो आगे चलते हैं। तो इस पेज पर बाकी की कोई खास चीज नहीं है, ये जितनी भी चीज है सब यूज टू है आपके लिए, और इसके बारे में आपको जानकारी की बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। इससे ऐसी नहीं है कि जिस पर कोई क्वेश्चन बनेगा और आप कर ना पाओ, है ना, क्योंकि मेरा यहां जो पर्पज है वो एक एक लाइन रिवाइज करना नहीं है, बल्कि उस लाइन को रिवाइज करना है, उस लाइन को ध्यान में रखना है जिसपे कि क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लेनी है। चलो, फिर भी थोड़ा सा यहां कुछ मुझे लग रहा है कि जो आपको पढ़ना चाहिए। This placed together groups which widely differ in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other groups which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organisms with multicellular ones. Say, for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. The classification didn't differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic group green plants. तो ये पुरानी बातें कर रहे हैं, तो इससे अब हमें कोई ज्यादा कंसर्न है नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं बच्चों हम, और पेज है हमारा पेज नंबर 3। कर लेते हैं इसको जूम, 1 मिनट। यस, मेरे ख्याल से अब दिख रहा होगा। नहीं, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, ओके। हाँ, चलिए बात करते हैं। अब यहां ध्यान देना है, जो हाइलाइटेड लाइंस हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। तो ये सबको मालूम है कि जितने प्रोकैरियोट्स हैं, एक सिंगल प्रोकैरियोट छूट ना जाए, सारे के सारे मोनेरा के अंदर बंद कर दो। तो आज के बाद मोनेरा पे लॉक कर दीजिए कि भैया मोनेरा का मतलब प्रोकैरियोट्स। मोनेरा के बाहर कौन है? सारे यूकैरियोट्स। क्या कोई भी प्रोकैरियोट मोनेरा के बाहर मिलेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है ना। तो सारे यूकैरियोट मोनेरा में से बाहर है, एक भी यूकैरियोट मोनेरा के अंदर नहीं है, और एक भी प्रोकैरियोट प्रोटिस्टा के अंदर नहीं है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। अक्सर बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, भाई प्रोटिस्टा में प्रो लगा हुआ है और प्रोकैरियोट में भी प्रो लगा हुआ है, यार कोई तो रिलेशन होगा, है ना। कोई रिलेशन नहीं है। तो प्रोटिस्टा में कोई भी प्रोकैरियोट नहीं आता, नोट कर लीजिए। प्रोटिस्टा में फिर कौन आएगा? प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स तो आएंगे, किंतु सारे यूकैरियोट नहीं आएंगे। केवल वो यूकैरियोट्स आएंगे जो सिंगल सेल्ड है ना। ये चीज नोट कर लो। तो सारे सिंगल सेल्ड वाले जितने भी हैं वो सब प्रोटिस्टा में आएंगे, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट। ओके, यानी कि हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यू लगा हुआ है दोनों में, है ना, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट। ये किस में आएंगे बच्चों? प्रोटिस्टा में। तो ये याद रखना है। तो प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। क्लोरेला को पहले एल्गी में रखते थे, है ना, विद इन द प्लांट्स। दोनों के पास सेल वॉल भी है। अब क्या हुआ? क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों कहां पर आ गए? प्रोटिस्टा में आ गए, क्योंकि यूनिसेलुलर है। किसके साथ आ गए जी? पैरामीशियम के साथ आ गए और अमीबा के साथ आ गए, क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर भी है और यूकैरियोट्स भी है। कमाल क्या है कि इनके पास सेल वॉल है, यानी कि क्लैमाइडोमोनास क्लोरेला के पास सेल वॉल है, जबकि पैरामीशियम और अमीबा के पास सेल वॉल नहीं है। तो थोड़ी सी एक आर्टिफिशियल ग्रुपिंग तो है, बट कन्वीनियंट है। क्यों कन्वीनियंट है? क्योंकि पढ़ना आसान है। केवल 2 चीजें याद करनी है प्रोटिस्टा के बारे में। 1, दे आर यूकैरियोट्स, 2, दे आर ऑल यूनिसेलुलर। अब हमें इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि उनके पास सेल वॉल है कि नहीं है, खाना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, है ना, चल फिर सकते हैं कि नहीं चल फिर सकते, क्या करते हैं क्या नहीं करते, कोई मतलब नहीं। 2 चीजें होनी चाहिए, दैट इज नंबर 1 यूकैरियोट्स एंड सेकंड वन इज यूनिसेलुलर। ठीक है। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। कोई खास बात नहीं है। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इज चेंज। यस, यही चीज तो मैं आपको बता रहा था कि जब हम क्राइटेरिया बदल देते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल देकर के अभी बताया था, क्लास वाला।
ठीक है, तो जब विटकर ने क्लास क्राइटेरिया बदल दिए तो चीजें बदल गई। पहले सेल वॉल क्राइटेरिया था, तो फंजाई थी वो एल्गी के साथ रखी हुई थी, किंतु जब क्राइटेरिया चेंज हो गया तो ये चीजें बदल गई। अब चाहे सेल वॉल है नहीं है, क्योंकि एनिमल्स इसके प्रोटोजोअन्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, किंतु जो यूनिसेलुलर एल्गी है उसके पास है, किंतु अब साथ साथ आ गए प्रोटिस्टा के अंदर, क्योंकि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हो गया। नीट का क्वेश्चन, अब नीट वाले क्या क्वेश्चन देंगे यार तुम्हारा, मतलब नीट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको कई सारी कैटेगरी में तुम बांट सकते हो। वन दे आर उलझाऊ, सम दे आर टाइम खाऊ, ठीक है, और एक ऐसे भी होते हैं किसी भी तरह समझ में ना आओ। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारा टाइम खाऊ क्वेश्चन आने वाला है, क्या करेंगे भाई, यहां से यहां तक का एक लाइन दे देंगे, पहले पूरा क्वेश्चन यहीं से बनाएंगे। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर सो एंड सो से लेकर के सेल वॉल तक, ये लाइन 4 एनसीईआरटी की दे दी, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बनाएंगे, द मेन रीजन फॉर दिस वॉज, क्वेश्चन क्या बनाएंगे, मेन रीजन फॉर दिस वॉज, यानी कि क्वेश्चन क्या है कि क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला जिनके पास सेल वॉल है, उनके साथ पैरामीशियम और अमीबा जिनके पास सेल वॉल नहीं है, उनको विटकर ने एक साथ रख दिया। इसका कारण क्या था, पहले तो ऐसा नहीं था। तो ऑप्शंस में 4 ऑप्शन इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि यार तुम उलझ जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, और इसको पढ़ने में तुम्हारा बहुत सारा समय चला जाएगा और बात फिर भी बनेगी नहीं। तो रीजन आपको क्या देना है कि क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, और उसके चेंज हो जाने की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, है ना, इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, इस तरह से चीजों को समझना है। चलिए, अब कोई ऐसी खास बात नहीं है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, ये यूज टू चीजें हैं। मतलब आप ना, मैं जो आपको छोड़ रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए इनको छोड़ रहा हूं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। आप लोगों को तो एक एक लाइन पढ़नी ही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं बच्चों किंगडम मोनेरा की। तो किंगडम मोनेरा की बात हम लोग करेंगे अगले वाली वीडियो में। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही सफिशिएंट है। छोटे छोटे वीडियोस हम लोग बनाएंगे जिससे कि आप लोग आसानी से इनको कर सको, कहीं पर भी बैठ करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खाली बैठे हुए हो, 10 मिनट का समय है, तो फटाफट से वीडियो देख लिया और 10 मिनट में आपने अपनी छोटी सी चीज कंप्लीट कर ली। तो इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और इनको आप लोग देखते रहिए। और बहुत जल्दी मैं अपनी जो बुक है ना, कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी, जो पूरा कंप्लीट नीट का एक पैकेज है बायो का, बेस्ट बुक है, वो आपको मैं दूंगा। और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कैसे दूं। जल्दी से अगले वाले वीडियो में उसके बारे में अपन बहुत सारी बातें करेंगे। तो लगातार ट्यून रहिए, कॉन्सेप्ट गुरुकुल को लगातार देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बनाइए। और जब तक आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक कॉन्सेप्ट गुरुकुल से प्यार करना सीख लो, ठीक है। चलो, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। किंगडम मोनेरा को और किंगडम प्रोटिस्टा को दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।